हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सेंटर स्टेट से रिलेट आप इसको कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, साथ ही साथ बिल्स जब भी कोई लेजिस्लेचर पास करता है तो फाइनली लॉ बनने से पहले अगर स्टेट में पास हुआ है तो ऑनरेबल गवर्नर को उसको साइन करना होगा, असेंट देना होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को असेंट देना होगा, साइन करना होगा, तभी उसको नोटिफाई करके उसको लॉ में कन्वर्ट किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि ऑनरेबल गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जब कोई भी बिल उनके पास आता है स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर में सिर्फ एक ही हाउस है, मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो जैसे ही विधानसभा उसको पास करेगी ऑनरेबल गवर्नर के पास जाएगा। फाइनल जब ऑनरेबल गवर्नर उस पर साइन कर देंगे, असेंट दे देंगे, तभी उसको गैजेट में नोटिफाई करके उसको एनफोर्स किया जाएगा, उसको प्रॉपर एक्ट कहा जाएगा। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे। पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में तमिलनाडु स्टेट ने एक बिल पास किया, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको एनईईटी बिल भी कहा जा रहा है। और उन्होंने इस बिल के थ्रू जो ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को अपने स्टेट में लागू करने को लेके एक इंपॉर्टेंट बिल को लेजिस्लेचर से पास करवा के ऑनरेबल गवर्नर के पास उनके फाइनल असेंट के लिए भेजा स्टेट असेंबली ने। किसी भी बिल को जिसको लेजिस्लेचर पास कर दे उसको ऑनरेबल गवर्नर के पास, अगर स्टेट का मामला है, अगर सेंटर का मामला है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाना बड़ी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। और ऑनरेबल गवर्नर का भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपने पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं बिल से रिलेटेड, जो थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनमें से किसी एक ऑप्शन को एक्सरसाइज करके चीजों को आगे बढ़ाना ही होता है। नॉर्मली कन्फ्रंटेशंस नहीं होते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट और ऑनरेबल गवर्नर्स के बीच में किसी बिल को पास को लेके, या स्टेट लेजिस्लेचर तो बिल को पास कर दे लेकिन ऑनरेबल गवर्नर हो सकता है उसको आगे ना बढ़ाएं, एसेंट ना दें, उसकी वजह से दोनों में टकराव की स्थिति या कन्फ्रंट्रेशन के इश्यू क्रिएट हो सकते हैं। कई बार जो कंडक्ट है ऑनरेबल गवर्नर्स का, ये सिर्फ अभी से नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद से ही लगातार क्वेश्चन मार्क के घेरे में रहा है। बहुत बार ये भी एलिगेशंस हैं कि कई बार ऑनरेबल गवर्नर्स हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर वर्क करते हों, और अगर सेम पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स में या स्टेट्स में, तो कई बार हो सकता है ये टकराव की स्थिति और भी कहीं ज्यादा देखी जाए। किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अलग अलग पार्टीज की जब भी गवर्नमेंट्स नहीं है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, तो उसमें कई बार इन डिस्प्यूट्स को देखा भी गया है। कई बार ऑनरेबल कोर्ट्स ने इंटरवीन किया है और ज्यादा अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है कि गवर्नर्स का एक्चुअल रोल क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या मैंडेट है, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिल से रिलेटेड अभी भी कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कंटेंशियस हैं, जिनके अभी भी ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आंसर्स हैं, ना ही ऑनरेबल कोर्ट्स ने उनमें अभी क्लैरिटी प्रोवाइड की है। ऐसा ही है ये मामला तमिलनाडु के स्टेट लेजिस्लेचर ने जब ये बिल पास किया, एनईटी बिल, जब ऑनरेबल गवर्नर के पास गया, ऑनरेबल गवर्नर ने ना ही उसको साइन किया, ना ही उसको रिजेक्ट किया, एक बार वापस भेजा। वापस भेजने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको फिर से पास करके ऑनरेबल गवर्नर के पास फाइनल असेंट के लिए भेज दिया, लेकिन फिर भी ऑनरेबल गवर्नर ने उसको अभी तक साइन नहीं किया है। जो कॉन्सेप्ट है इस पूरे डेमोक्रेटिक या पार्लियामेंट्री प्रोसेस ऑफ इंडिया का, वो है कि ऑनरेबल गवर्नर हो या ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट हैं वो हमेशा वर्क करेंगे एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी जो भी मंशा है उसकी बिना एडवाइस के, बिना कहे कोई भी चीज वो नहीं कर सकते। और जो पोजीशन है ऑनरेबल गवर्नर की इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में, इसको थोड़ा सा हम क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप ये जो इश्यू है, ये स्टैंड ऑफ है स्टेट लेजिस्लेचर और ऑनरेबल गवर्नर का तमिलनाडु में, उसको अप्रिशिएट आप कर पाएंगे। ऑनरेबल गवर्नर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के एक अपॉइंटी के तौर पे स्टेट में भेजे जाते हैं, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट के अपॉइंटी के तौर पे, इसका मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उनके अपॉइंटी के तौर पे भेजे जाते हैं, क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को गवर्नर के तौर पे अपॉइंट नहीं कर सकते। जब तक
सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एड एंड एडवाइस ना करे। इसका मतलब जिनका नाम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट को सजेस्ट करती है, सिर्फ उन्हीं को वो ऑनरेबल गवर्नर किसी भी स्टेट में अपॉइंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 154(1) वो गवर्नर में जो भी स्टेट है उसकी सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स को वेस्ट करती है। सिमिलरली यूनियन ऑफ इंडिया की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। लेकिन यह सारी पावर एक टाइटुलर हेड के तौर पे ऑनरेबल गवर्नर में वेस्ट तो की हैं, लेकिन उनको वो एक्सरसाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उनके अनुसार ही कर सकते हैं। इसका मतलब ऑनरेबल गवर्नर कहने को तो टाइटुलर हेड है स्टेट के, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मतलब जो भी इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी एड एंड एडवाइस के बिना वो कोई भी काम नहीं कर सकते। और ये जो पोजीशन है गवर्नर की स्टेट्स में, इसको लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और अगर ऑन पेपर देखें तो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में भी जो गवर्नर की पोजीशन हुआ करती थी कि वो किसी भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड माने जाते थे, सारी पावर्स उनमें वेस्टेड हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था। इस वजह से उस वक्त के जो गवर्नर्स थे उनके पास सिर्फ टाइटुलर पावर्स ही नहीं, उनके पास एक्चुअल रियल डिफैक्टो पावर्स भी हुआ करती थी। लेकिन पोजीशन वही रखी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थी गवर्नर की, लेकिन अब क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में इलेक्टेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, तो गवर्नर की पोजीशन वो होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन ने और ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट्स और प्रोनाउंसमेंट्स ने भी ये हमेशा क्लियर कर दिया कि गवर्नर अपनी मर्जी से बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस के कोई काम नहीं कर सकते। और ये सेटल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि गवर्नर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस स्टेट की वही एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो मुझे लगता है एब्सोल्युटली सेंसिबल भी है कि लोगों ने जिस गवर्नमेंट को चुना असली पावर उन्हीं के पास होनी चाहिए। जैसे 1974 का शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो लैंडमार्क प्रोनाउंसमेंट रहा इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रांच है वो क्लियरली ये सबको क्लियर कर दे कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो, ऑनरेबल गवर्नर हो, ये कस्टोडियंस रहेंगे सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स के डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट बिल्स के थ्रू। लेकिन इस बात को भी समझ ले कि अपनी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स चाहे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट हो, वो तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं या उसी तरीके से एडवाइस कर सकते हैं जो उनको एड एंड एडवाइस हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। सिर्फ कुछ चुनिंदा केसेस, एक्सेप्शनल सिचुएशंस में हो सकता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल गवर्नर आर्बिट्ररी पावर्स को यूज कर सके, वरना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो एड एंड एडवाइस होगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, उसके थ्रू जाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। स्टेट्स में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके अनुसार ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट को ही काम करना पड़ेगा। और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिनको कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने क्लियरली गवर्नर की क्या पोजीशन होगी उसको एक्सप्लेन किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में। और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कैटेगोरिकली कहा कि जो गवर्नर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, उनके पास ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जो वो खुद अपने आप से डिस्चार्ज कर सके। और उन्होंने कहा, एक बार फिर रिपीट करके, कि कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो खुद अपनी मर्जी से वो कर सके। सिमिलर पोजीशन को रीस्टेट किया या रिटीरेट किया सरकारिया कमीशन, और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या इलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, वो असेंबली का जब तक कॉन्फिडेंस एंजॉय करती हैं, मतलब जब तक वो मेजॉरिटी में है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ पास नहीं हो गया, जब तक वो पावर में है, तब तक उनकी एड एंड एडवाइस के बिना गवर्नर कोई भी काम नहीं कर सकते। उनकी एड एंड एडवाइस गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग होगी, बाध्य होगी। 2016 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नबम रेबिया केस, उन्होंने एक बार फिर से सेम पोजीशन को रिटीरेट किया गवर्नर्स की पावर को लेके कि गवर्नर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, लेकिन जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असेंबली का कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हैं,
उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो एड एंड एडवाइस है उसी के हिसाब से काम करना ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई बिल ऑनरेबल गवर्नर के पास जाता है तो क्या क्या ऑप्शंस उनके पास हो सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस करें ऑनरेबल गवर्नर की पावर्स का, तो इस बात को बहुत जरूरी है समझने का कि अभी जो ये इश्यू है ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, जिन्होंने ये जो नीट बिल तमिलनाडु के स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करके उनके फाइनल असेंट के लिए भेजा है, जिसको अभी तक कोई डिसीजन उस पर नहीं दिया है, 2 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी बिल पास करके ऑनरेबल गवर्नर के पास भेज दिया, तो कौन सा वो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है जो आगे की प्रोसेस को डिफाइन करता है। आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह प्रोवाइड करता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी बिल पास कर देता है, ऑनरेबल गवर्नर के फाइनल असेंट के लिए भेजता है, तो उनके पास 4 ऑल्टरनेटिव रास्ते हो सकते हैं। पहला हो सकता है जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास किया है उसको इमीडिएटली खुद भी असेंट दे दें, अप्रूव कर दें, तो वो लॉ बन जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा, पहला। दूसरा हो सकता है ऑनरेबल गवर्नर उस पे असेंट देने से मना कर दें कि मैं इस बिल से एग्री नहीं करता, इसलिए मैं इसको असेंट नहीं दूंगा। तीसरा हो सकता है बिल को वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लें कि मैं इसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास भेजना चाहता हूं, फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो फाइनल डिसीजन उस पर देंगे वो सभी को मानना ही होगा। और चौथा ऑप्शन है कि ऑनरेबल गवर्नर कहें कि इस बिल को मैं स्टेट लेजिस्लेचर को वापस भेजता हूं, इसमें मुझे लगता है कि ये प्रोविजन से मैं एग्री नहीं करता, या ये सजेशंस, ये अमेंडमेंट्स मैं रेकमेंड कर रहा हूं। बिल स्टेट लेजिस्लेचर के पास वापस चला जाएगा, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर को लगता है कि ऑनरेबल गवर्नर के जो सजेशंस हैं उनको मानना चाहिए, तो हो सकता है बिल को वो अमेंड कर दें। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर को लगता है कि ऑनरेबल गवर्नर ने जो बिल रिटर्न किया है हमें, उसमें जो सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उनको हम नहीं लाना चाहते, हम नहीं चाहते उनको अडॉप्ट करना, तो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उस बिल को फिर से पास करके उसी फॉर्म में वापस भी भेज सकता है। या अगर ऑनरेबल गवर्नर की जो रिकमेंडेशंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, फीडबैक है, उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, तो उनको इनकॉर्पोरेट करके नए बिल को फिर ऑनरेबल गवर्नर के पास भेज सकते हैं। लेजिस्लेचर के पास दोनों ऑप्शंस हैं, बिल को चेंजेस के साथ वापस भेज दें, या बिल्स में कोई भी चेंज एक्सेप्ट ना करें और उसी बिल को फिर से पास करके वापस ऑनरेबल गवर्नर के पास भेज दें। अब ऑनरेबल गवर्नर को क्या करना होगा? अब अगर एक बार ऑनरेबल गवर्नर ने किसी बिल को रिटर्न कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर को, और स्टेट लेजिस्लेचर ने या तो उसी फॉर्म में या चेंज फॉर्म में उसी बिल को फिर ऑनरेबल गवर्नर के पास भेज दिया, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें उस बिल को एसेंट देना ही होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हैं। एक बार तो वापस भेज सकते हैं, एक बार से ज्यादा वापस वो नहीं भेज सकते। अब जो केस है तमिलनाडु का, उसमें जब स्टेट लेजिस्लेचर या तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ने नीट बिल पास किया, ऑनरेबल गवर्नर के पास वापस भेजा, ऑनरेबल गवर्नर ने इसको स्टेट लेजिस्लेचर की रिकंसिडरेशन के लिए वापस से रिटर्न कर दिया। असेंबली ने उसको ऑनर किया, एक स्पेशल सेशन लाया गया असेंबली का फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, और इस बिल को फिर से पास करके ऑनरेबल गवर्नर के असेंट के लिए भेज दिया। अब 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ऑनरेबल गवर्नर ने इसको असेंट नहीं किया। राजभवन या न्यूज़पेपर्स की बात माने तो हो सकता है एक व्यू होल्ड करते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 200 जो डिफाइन करता है गवर्नर के एसेंट को लेके, उसमें कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया है कि ऑनरेबल गवर्नर को साइन तो करना पड़ेगा अगर वो बिल दोबारा से वापस आ जाता है, लेकिन कितने दिन में साइन करना पड़ेगा इसकी कोई बाध्यता नहीं है। ये ना ही किसी कोर्ट ने कभी डिसाइड किया, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 200 इस पर कोई क्लैरिटी देता है, और यही पूरे इश्यू का क्रक्स है। लेकिन इसको अगर आप पार्लियामेंट्री स्पिरिट में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट में देखें, तो जब हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियर कर चुका है कि ऑनरेबल गवर्नर को जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एड एंड एडवाइस के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, तो किसी भी बिल को जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा पास कर दिया है, हो सकता है आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कोई टाइम फ्रेम फिक्स ना करता हो, लेकिन एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि उसको फिर एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में ऑनरेबल गवर्नर एसेंट देके उसको बिल बनने ही दें।
अगर इससे वो अग्री नहीं करते थे तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए भेज सकते थे, उसको रिजेक्ट कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने उसको रिटर्न किया, स्टेट असेंबली ने उनको वापस दिया, तो फिर बिना डिले के ऑनरेबल गवर्नर को उस बिल को असेंट देना चाहिए, ऐसा कहना है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का। और यही एक कंटेंशन का इशू बन गया है कि राजभवन का कहना है कि टाइम फ्रेम की बाध्यता नहीं है, हम चाहें तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर इसको साइन ना करें। स्टेट असेंबली का कहना है कि हमने इसको तुरंत वापस पास किया, आपके पास तुरंत भेजा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में या फेडरल गवर्नेंस के स्पिरिट में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट में, या ऑनरेबल कोर्ट्स के जो डिफरेंट प्रोनाउंसमेंट्स रहे जिसमें क्लियर कहा है कि ऑनरेबल गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस को मानना ही होगा, उस स्पिरिट में इसको साइन करना ही चाहिए। 2 महीना एक रीजनेबल टाइम फ्रेम होता है, हो सकता है थोड़ा और टाइम ले लें, लेकिन इसको साइन करना ही पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारी फेडरल पॉलिटी के लिए, साथ ही साथ हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई भी उसका आर्टिकल या किसी भी चीज से वो अग्री नहीं करते हैं तो उनको जो 4 में से और रास्ते थे वो चुन लेने चाहिए थे। इस तरीके से किसी बिल को रोके रखना, पूरे लेजिस्लेटिव प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के हिसाब से शायद एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं कही जा सकती। हो सकता है दोस्तों फाइनली मामला कोर्ट्स तक पहुंचे, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह के ऑप्शन को, कि अपने पास बिल को रोके रखना, उसको ना ही रिजेक्ट करना ना ही साइन करना, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर का मिसयूज अब्यूज भी कई लीगल एक्सपर्ट्स द्वारा इसको कहा जा रहा है। उनके पास डेफिनेट ऑप्शंस हैं, उनको साइन करना चाहिए था या प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए इसको रिजर्व कर लेना चाहिए था। उन्होंने वापस भेजा, स्टेट लेजिस्लेचर ने वापस साइन करके भेजा, तो फिर उसके ऊपर साइन हो ही जाना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए टॉपिक को क्लोज अप करने की कोशिश करते हैं। अगर इसको ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप समझें तो कोई भी बिल जब ऑनरेबल गवर्नर के पास जाता है, जो कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंटी होते हैं, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी यूनियन की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, उसकी एड एंड एडवाइस से बाउंड हैं। इसका मतलब अल्टीमेटली ऑनरेबल गवर्नर को इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो उनको भी एक हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के थ्रू जो भी स्टेट की इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, जिनको वहां के लोगों का पॉपुलर सपोर्ट है, उसके मैंडेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर को भी ऑनरेबल गवर्नर को रीजनेबल टाइम देना चाहिए। लेकिन ये जो एम्बिग्विटी है आर्टिकल 200 में कि कितने टाइम में गवर्नर बाउंड है कि उनको साइन करके एसेंट देके वापस भेजना होगा, ये क्योंकि डिफाइंड नहीं है, इसको हो सकता है कई बार अलग अलग तरीके से भी इंटरप्रीट कर लिया जाए। जैसे अगर हम यूके की बात देख लें तो यूके में अगर वहां की पार्लियामेंट बिल साइन करके वहां के मोनार्क, क्योंकि अभी वहां प्रेसिडेंट नहीं है, मोनार्की है एक तरीके से, मोनार्क को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है, उनके पास भेज दिया तो मोनार्क उस बिल को साइन करने से मना नहीं कर सकते, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया का केस देख लीजिए कि अगर क्राउन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी प्रेसिडेंट नहीं है, क्राउन को ही वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है, अगर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट कोई बिल पास कर देती है, क्राउन के पास फाइनल एसेट के लिए जाता है, और अगर वो उसको साइन करने से मना कर देते हैं, रोक लेते हैं, तो उसको भी फेडरल सिस्टम का वायलेशन माना जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में भी चाहे ऑनरेबल गवर्नर हो, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो, वो अपने एक्ट्स के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं ठहराए जाते। ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस बिल की या बाकी किसी भी एक्ट की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसी की जिम्मेदारी ठहराई जाती है। जैसे आर्टिकल 361 है, जिसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो, ऑनरेबल गवर्नर हो, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी भी अपने एक्शन के लिए आंसरेबल नहीं है। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट है उसको कोर्ट बुला सकती है, लेकिन ऑनरेबल गवर्नर या ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर तो सिर्फ वही कर सकते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट जो उसको एड एंड एडवाइस करते हैं। तो अपनी मर्जी से क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, उनको आप अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर सकते किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए। तो जब बात ऐसी है कि आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ या किसी को अकाउंटेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है या आंसरेबल नहीं है, तो जो इलेक्टेड पॉपुलर गवर्नमेंट है उसकी जो एड एंड एडवाइस है उससे फिर आपको बाउंड माना ही जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो कन्फ्रंटेशन है एक मैच्योर्ड हेल्दी डेमोक्रेसी की तरह
आपस में इसको एमिकेबली रिजॉल्व करवा लिया जाएगा। हो सकता है मामला कोर्ट तक भी पहुंचे, हो सकता है फाइनली कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी आए जिसमें ये जो आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बिग्विटी है, लैक्यूना आप कह सकते हैं कि उसमें टाइम फ्रेम डिफाइंड नहीं है, उसको शायद डिफाइन करने की कोशिश हो ताकि आगे से ऐसी सिचुएशन किसी भी स्टेट में, सेंटर में फिर से डेवलप ना हो पाए। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव एक्शन से, जुडिशियल इंटरवेंशन से हमारी डेमोक्रेसी और बेटर और मैच्योर और ज्यादा मजबूत और ज्यादा वेल डिफाइंड होती चली जाती है। इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं, जुडिशरी के पास जाते हैं, लेजिस्लेचर के पास जाते हैं, कई बार पहले ही सोल्यूशन निकल आता है, कई बार जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गैप्स आप जिनको कह सकते हैं उनको फिल करने की कोशिश की जाती है ताकि आगे ऐसी सिचुएशन दोबारा से कभी रैकर ना हो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।